नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर वाईफाई। मैं ललन कुमार डीआरडीओ में एसटीएवी पोस्ट पर काम कर रहा हूं। मैंने सेप्टेम्बर 10 को क्रैक किया था और मेरा CBT1 का जो स्कोर था वो 99.03 था। उस समय हमने 2022 में हमने एग्ज़ाम दिया था। तो जो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 12 नवंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो CBT1 का जो मेरा हो गया स्कोर 99.03 आया था। तो आप देख सकते हैं कि जो स्कोर ये काफ़ी एक तरह से अच्छा स्कोर था। तो हमने कैसे इसको हैंडल किया था। जो 5 जो सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन में मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जनरल साइंस होता है, जीएस होता है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है। तो आपको पाँचों पर ध्यान देना होगा, तभी आपको अच्छा स्कोर आ पाएगा। क्योंकि जो सेप्टम का जो कटअप जाता है लगभग 90 से 95 के रेंज में जाता है। इतना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक 90 से 95 में तो कटअप ही जाती है। हमारा जो कटअप गया था उस समय 97 गया था मैकेनिकल का, तो काफ़ी हाई कटअप गया था। ओनली CBT1 का ही कटअप ज़्यादा जाता है। तो CBT2 कटअप जब एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं CBT1 को, तो CBT2 का जो कटअप जाता है वो मॉडरेट जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं CBT1 में ही छट जाता है। तो आप लोग को सबसे पहले जो ध्यान देना चाहिए, CBT1 के लिए ध्यान देना चाहिए, जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गई, इंग्लिश हो गया। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO सेप्टेम्बर 10 में जो जनरल साइंस की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि उस टाइम मैं जो एग्ज़ाम दिया था 12 को, तो हमने उसको लिख के रखा था और कुछ यूट्यूब वाले मांग भी रहे थे, तो मेरा वो कुछ नोट किया हुआ था। तो हमें और कुछ हमें क्वेश्चन एक तरह से न्यूमेरिकल जो हमें क्लियर याद है कि किस तरह हमने डील किया था। न्यूमेरिकल के फिजिक्स के न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल पूछे थे जो आज तक हमें याद है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको इससे क्या होगा कि आपको जो सेप्टेम्बर 11 जो अभी आया है उसके जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी किस लेवल तक और कितना डेप्थ तक पूछता है, इस क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर से आपको एनालाइज कर सकते हैं कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। तो अगर आप सेप्टेम्बर 11 के जो STV या टेक्नीशियन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आज का जो सेशन है आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। तो साथ ही हम 3 सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे, जिससे क्या है कि बार बार क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिक्स के हमने 10 यूनिट लिया है। जो टॉप 10 यूनिट है इसी से मोस्टली 22 से 33 जो हमारा है टूल मिला के जो 10 जो हमारा जो चैप्टर दिया गया है, इतना से ही 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो साइंस से जो पूछे जाते हैं 25 पूछे जाते हैं। तो कभी क्या होता है फिजिक्स ज़्यादा रहता है, थोड़ा केमिस्ट्री रहता है, उसके बाद बायोलॉजी कम रहता है। तो जो ज़्यादा जो वेटेज रहता है ज़्यादा हमारा फिजिक्स का रहता है, केमिस्ट्री का रहता है। बायोलॉजी कम आते हैं, 2 3 4 केमिस्ट्री हमारा बायोलॉजी आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स के देखेंगे टॉप 10 चैप्टर। टॉप 10 हमारा जो मोस्ट जो इससे क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं, जो सेप्टेम्बर 10 में जो पूछा ही गया था। हमारे जो फ्रेंड थे दिए थे, तो हमने दिया था खुद, तो हमने एनालाइज किया था। उसके बाद और भी लोगों से पूछा और उसमें बता रहे थे कि हमारा में इससे आया था, हमारा में प्रकाश से आया था। तो हम भी ये देखें कि हमारा में लगभग सेम ही था। तो क्या था, क्वेश्चन बदल रहे थे, बाकी टॉपिक क्या था लगभग सेम ही था। तो चलिए हम देखते हैं कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था तरंग और ध्वनि से पूछा गया था, वेव एंड साउंड से। तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो यहाँ तरंग एंड ध्वनि से तो मुझे आज तक मुझे एक न्यूमेरिकल याद है जो पूछा गया था कि 2 पहाड़ों के बीच में एक लड़का खड़ा होकर एक गन को फायर करता है या ताली बजाता है, ऐसा ही कुछ था। तो उससे 2 या 3 सेकंड में ऐसा ध्वनि सुनाई देता है, तो दोनों पहाड़ों के बीच की दूरी निकालना था। तो ये न्यूमेरिकल था तरंग और ध्वनि से। दूसरा इसमें न्यूमेरिकल दिया था कि उसकी वेलोसिटी और उसकी स्पीड दे दी थी, तो हमें क्या आती, उसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी थी। तो ये हमारा हो गया तरंग एंड ध्वनि से पूछा गया था क्वेश्चन, इससे न्यूमेरिकल पूछे गए थे। उसके बाद बात करते हैं विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो हमारा जो सेशन में पूछा गया था
राइट हैंड हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पूछा गया था, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद चुंबक तत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक से पूछा गया था, जो चुंबकीय होती है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। अनुचुंबकीय होती है, प्रति चुंबकीय होती है और लौह चुंबकीय होती है। तो हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल 3 तरह के होता है, अनुचुंबकीय, प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट से। तो लाइट से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हम है जो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे क्या होता है, डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इससे पूछा जा रहा था। साथ ही कुछ शिफ्ट में पूछा गया था कि प्रिज्म से जब गुजारते हैं कोई भी लाइट को, तो क्या होता है, सबसे नीचे कौन सा कलर आता है, या कई कई में ऊपर सबसे ज़्यादा कौन झुकता है। तो ये हमारा जो होता है रेड बैगनी बैगनी होता है। तो इस तरह क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे लाइट से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक देखते हैं, मोस्ट फेवरेट टॉपिक DRDO सेप्टम के लिए, तो गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो दे दिया, ये बराबर क्या होता है, Gm_m1m2/r(x)y। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दूरी को दुगना करने से फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन आ रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो छठा जो हमारा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जो पॉपुलर टॉपिक सेप्टम के लिए है साइंस का, फिजिक्स में, तो कार्य, शक्ति और ऊर्जा है। तो कार्य, शक्ति, ऊर्जा से हमें ये न्यूमेरिकल ही दिया था कि कोई अगर वस्तु है उसकी अगर गति को दुगनी कर दिया जाए मास को कांस्टेंट रखते हुए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है काफ़ी डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, इजी टू मॉडरेट ही पूछा जाता है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लगभग हर एक टॉपिक का आपको ऊपर ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गति और वेग। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारा यहाँ देखते हैं कि न्यूटन का नियम है। तो न्यूटन के नियम से हमारे शिफ्ट में तो नहीं, लेकिन कुछ शिफ्ट में पूछे गए थे न्यूटन के नियम से। तो ये भी हमारा एक तरह से अच्छा फिजिक्स का जो चैप्टर है उसका सदिश से पूछा गया था कि कौन सी राशि है जो सदिश है। उसका मात्रा और बीमा से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लगभग कोई शिफ्ट में पूछ रहे थे फोर्स का बीमा क्या होता है, किसी में मोमेंटम का बीमा पूछ रहे थे। तो ये हमारे जो 10 मोस्ट फेवरेट चैप्टर हो गया फिजिक्स के लिए। तो ये इतना चैप्टर तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, अच्छी तरह से करना है। अगर आप सेप्टम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इतना स्कोर करना, इतना आपको तो कंप्लीट करना ही है। फिजिक्स के 10 चैप्टर टॉप 10 है। इससे आपको मोस्टली इससे ही फंसते हैं और इससे ही आते हैं, क्योंकि पिछला बार हम जो एनालिसिस देखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इतना ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो नेक्स्ट अब यहाँ हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से क्या क्या टॉपिक मेन होने वाला है। तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो हमारा मोस्ट केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, पॉपुलर चैप्टर, अम्ल, क्षार और लवण है। तो एसिड, बेस और सॉल्ट से क्वेश्चन इसमें आया था हमारा में कि लाइकेन को किससे प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन हमारा था। तो लाइकेन को हम कहाँ से जो क्वेश्चन था कि लिटमस को कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो लिटमस को प्राप्त करते हैं कहाँ से, लाइकेन से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गैस का नियम से था, चार्ल्स का नियम था कि चार्ल्स का नियम क्या होता है, इससे हमारा क्वेश्चन था। थर्ड हमारा था ऑक्सीकरण अवकरण से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, कि कोई हमारा दे दिया है उसको हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, या इसको ऐसे भी कुछ कुछ में पूछ रहे थे। हमारा में पूछा था जैसे कि किसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ऋणात्मक होता है, ऐसा पूछ रहा था। तो परमाणु संरचना और सिद्धांत से क्वेश्चन भी थे। रदरफोर्ड के जो मॉडल होता है उससे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे रासायनिक बंधन। तो केमिकल बॉन्डिंग से आया था कि प्लस माइनस अगर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को मिलने से कौन सा हमारा बॉन्ड बनने वाला है। नेक्स्ट इसके जो फेवरेट टॉपिक की बात करते हैं तो कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन से IUPAC जो कोई भी केमिकल होता है उसका नेम लिखने के लिए आ रहा था। उसका नेम, कोई कंपाउंड दे दिया उसको नेम लिखने के लिए आ रहा था। या कार्बन यौगिक का अध्ययन किसमें करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ रहे थे इस तरह का। फिर जो जो संकल्पना है इससे भी क्वेश्चन थे कोई शिफ्ट में, और सोल्यूशन से मोलरता से क्वेश्चन आ रहे थे। उसके बाद आवर्त सारणी से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है आवर्त सारणी से। तो आवर्त सारणी को भी आपको कम से कम ऊपर तो ज़रूर देखना है उसमें, कि कितने उसमें आवर्त होते हैं, कितने उसमें समूह होते हैं, आपको ये जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ईंधन से क्वेश्चन आ रहे थे, कौन सा ईंधन है जो हमारा एक तरह से एटमॉस्फेयर के लिए सही है वो। तो इस तरह पूछ रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं उत्प्रेरक मिश्र धातु
एस से। तो ये वहाँ एलवाई से क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में पूछा था कि जो ब्रॉन्ज होता है वो किससे बना होता है, उसकी क्या अवयव होता है उसकी तो ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जीव विज्ञान की, कि जीव विज्ञान में क्या क्या जो मेन टॉपिक था जिससे क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 में सितंबर 10 में। तो सबसे जो क्वेश्चन होती सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोशिका किससे, कोशिका से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, से कोशिका सेल या उत्तक। तो यहाँ हमारा कोशिका से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लाइसोसोम से रिलेटेड आया था कि किसे आत्महत्या के थैली कहते हैं। तो इससे ये वाला क्वेश्चन मुझे याद है अभी तक कि हत्या के थैली किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन था। तो लाइसोसोम ऐसे हमारा जो था वो था। उस पर पाचन तंत्र से पूछे जा रहे थे क्वेश्चन, हमारे में भी आया था कि जो अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। उसका परिसरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम में से क्वेश्चन थे कि ब्लड में कौन सा टिश्यू है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर प्रजनन तंत्र से कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, श्वसन तंत्र से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उसका तंत्रिका तंत्र हो गया। तो ये जो हमारा जो 5 को जो तंत्र है, पाचन तंत्र, परिसरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कभी 2 तो उससे पूछेगा, नेक्स्ट शिफ्ट में इससे पूछेगा, तो कभी इससे पूछेगा। तो ये आपको क्या है ना कि 5 को कंप्लीट करके जाना है। हमारे शिफ्ट में जो आए थे पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र से आए थे, बाकी कुछ दोस्त बोले थे कि हमारा में प्रजनन तंत्र से ऐसा पूछा था। तो ये हो गया। तो 5 जो जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको आपको अच्छी तरह से बायोलॉजी में ध्यान रखना है। बाकी आपको कोशिका और उत्तक के बारे में पढ़नी है। अब नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं कि ग्रंथि। तो ग्रंथि से भी पूछा गया था कि कौन सी है जो ये बाहरी ग्रंथि है। तो जो ग्रंथि होती है जो 2 तरह की होती है, एक होता है बाहर ग्रंथि होता है, एक अंतः ग्रंथि होती है। तो बाहर ग्रंथि से पूछा गया था। तो आपको दोनों तरह की ग्रंथि को पढ़ लेना अच्छी तरह से। उसका बीमारी से पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी, हमें पूछा गया था कि कौन सी आँख की बीमारी है। उसके बाद जेनेटिक्स से पूछा जाता है क्वेश्चन, हमारा सीट में नहीं लेकिन और अदर सीट में पूछा गया था, अनुवांशिक से पूछा गया था। उसके बाद पोषण और विटामिन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि इस विटामिन का केमिकल नेम क्या है। तो ये हमारे जो 10 चैप्टर हो गई, 10 जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक हो गई, चैप्टर हो गई कितने किसके लिए, सितंबर 11 के लिए, क्योंकि सितंबर 10 इसी कंसेप्ट को फॉलो करके दे रहा था क्वेश्चन को। तो आपको जो 10 कम से कम तो कंप्लीट करना ही है। अब बाकी आपके पास टाइम है, सबको पढ़ने के बाद तो आप पढ़ सकते हैं बाकी भी, लेकिन आपको रसायन विज्ञान के 10 चैप्टर हो गया, उसी तरह बायोलॉजी के 10 चैप्टर हो गया, उसी तरह केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हो गया। तो आपको ये कंप्लीट होना ही होना है हर हाल में। अगर आपको 20 में 24 तक करना है तो आपको इतना, अगर आप कर लेते हैं इतना टॉपिक से 10 मतलब 30 टॉपिक कंप्लीट लगभग ओवरव्यू कर लेते हैं, तो आपको 24 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसी से आते हैं। हमने देखा है और ख़ुद हमने क्रैक किया है, तो हम मेरे पास इसका एक्सपीरियंस भी है। तो आप इसको फॉलो कीजिए और इस चैप्टर को आप बारी बारी से अच्छे बुक से पढ़िए। तो चलिए हम देखते हैं कि उस समय हमारा जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ देखते हैं कि अपनी तरह से बनाया है। कुछ हमें सेकंड ईयर था तो उससे ही रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन रखा है, जो इसी हमने बताया था कि वो जो 2 पहाड़ वाला था वो आया था, तो उससे ही रिलेटेड हम देख लेते हैं कि इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन था। कि यहाँ पर यह बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 2 ऊंची इमारतों के बीच एक बिंदु पर खड़ा है। तो एक है जो ताली बजाता है, वही पिस्टन पाया या ताली वाला था, तो ताली ही बजाता है वहाँ पर, और 1.5 सेकंड के बाद पहली प्रतिध्वनि सुनता है, तथा 2.5 सेकंड के बाद वो क्या है, दूसरी प्रतिध्वनि को सुनता है। तो यदि उस दिन हवा में ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड था तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो क्या है, तो हमारा जो सीट में आया था सेम टाइप का ही क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो इसमें हमारा जो पूछा था, ये वाला पूछा था कि दोनों इमारतों की कुल दूरी क्या होगी, ओनली ये वाला पूछ रहा था। तो हमने क्या है कि हमने डिस्कस कर लेंगे, हो सकता है अगला बार पूछ दे कि पहली इमारत से दूरी कितना है, दूसरी इमारत से दूरी कितना है, या इस टाइप का ही पूछ रहे। तो हम ये तीनों को यहाँ पर निकाल कर देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ये क्या है, 2 हमारा इमारत है, 2 इमारत बोल लेते हैं, या 2 पहाड़ खड़ा है वो बोल लेते हैं। यहाँ बीच में हमें कोई पता नहीं है कि कहाँ खड़ी है, तो एक व्यक्ति है 2 इमारतों के बीच में खड़ी है।
बीच मतलब कि कहीं भी खड़ा हो सकता है, कोई ज़रूरी है कि मिडिल में खड़ा होना ज़रूरी नहीं है। तो कहीं भी खड़ा मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये क्या कर रहा है, एक ताली बजा रहा था, तब ताली बजाएगा यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ साउंड जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा, उसके बाद साउंड यहाँ से टकराएगा और फिर क्या करेगा, इसी पर लौट जाएगा। तो एक बार गया, एक बार फिर आ गया, तो इस डिस्टेंस को क्या क्या 2 बार तय किया, एक तो गया और फिर आ गया। उसी तरह जब यहाँ ताली बजाया है तो ये ध्वनि इस डायरेक्शन में भी जाएगा, तो इधर जाएगा फिर इसी बात पर लौट जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जा रहा है और फिर आ रहा है। तो एक तरफ एक जब ताली बजाता है तो जो इसकी पहली साउंड एक तरफ 1.5 सेकंड बाद सुनाई दे देता है और दूसरी तरफ इससे 2.5 सेकंड बाद सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर हमें जो ताली बजाने पर दोनों तरफ साउंड जाता है, एक जो साउंड पहले सुनाई देता है, दूसरा साउंड थोड़ा बाद में सुनाई देता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हमको निकालना है कि आखिर ये कैसे बनेगा। तो हमको यहाँ क्या है, वेलोसिटी भी मालूम है कि भी हमको दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, तो हम यहाँ क्या है कि हमको दूरी निकालना है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो हमको पता है कि जो फार्मूला हमारा क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाने वाले हैं दूरी बराबर। तो दूरी बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, 4 गुने समय है, मतलब भी गुने टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी गुने टी अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, भी हमारा क्या है, तो भी हमें मालूम है 330 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 330 मीटर पर सेकंड गुने टी। तो पहला टी कितना लग रहा है, 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो दूरी आया, कौन सा दूरी आया, यहाँ ये 1.5 लग रहा है, मतलब इसको जाने में और प्लस आने में दोनों कुल मिला के दूरी इतना तय करने में उसको कितना लग रहा है, 1.5 लग रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो 330 गुने 115 हुआ, ये दो बार डिस्टेंस ऐड हो गया, इधर गया और फिर इधर आ गया, तभी तो उसको 1.5 लगा। तो ये हमारा जो ये है डबल डिस्टेंस हो गया, प्लस 330 गुने कितना 2.5। तो ये हमारा फिर क्या हो गया, ये हमारा 2.5 कब लग रहा था, जब इस पर जा रहा था फिर आ रहा था, मतलब जाने का और आने का। तो कुल मिला के सेम डिस्टेंस 2 बार ऐड हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल जो हुआ, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस डिस्टेंस को तय करने के लिए 1.5 जो ले रहा है 2 बार जा रहा है। एक तो ताली बजाया तो गया, फिर टकरा के आया, तो तभी तो वो सुना। तो इससे सेम डिस्टेंस को 2 बार तय किया, तो सिर्फ एक तरफ का डिस्टेंस पता करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या हो गया, इसी को 330 गुने 2.5 किए तो ये भी दोहरा डिस्टेंस तय हो गया, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तभी तो हमको एक तरफ का यहाँ के मिल गया और ये वाला से हमको यहाँ के मिल गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पहली इमारत से व्यक्ति की दूरी, तो इतना हो गया, ये वाला क्या हो गया, पहली इमारत से व्यक्ति की दूरी, और ये हो गया दूसरी इमारत से व्यक्ति की दूरी। तो ये वाला पहला कैंसर हो गया, ये वाला दूसरा कैंसर हो गया, टोटल के जोड़ दिए तो हो गया तीसरा कैंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हल करेंगे अब। तो इसको हम यहाँ हल करते हैं तो हमें मिलता है ये क्या, यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 330 गुने 1.5 बच जाएगा, अब प्लस फिर ये 330 गुने 2.5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम हल करेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, 1/2 गुने 330, फिर कॉमन ले लेंगे तो बच गया 1.5 प्लस 2.5 बच गया। ओके, तो इसको कट कर देंगे, तो 2 का 2 1 का 3 2 छक 12 2 पचे 10। तो ये हमारा हो गया गुने 5 10 में 1 2 1 3 1 4, तो इतना हो गया। तो कुल मिला के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 जो 20 के 0 हाथ में 2 और 16 जो 64 2 66, मतलब कि इतना मीटर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया 660 मीटर। ये दूरी हो गया 2 पहाड़ों के बीच की दूरी। अगर पहला पहाड़ की दूरी निकालते तो हमको बस इसको हल करना रहता, इसको सिर्फ हल करेंगे तो पहला पहाड़ की दूरी व्यक्ति से निकल जाएगी, और इसको हल करेंगे तो उस व्यक्ति की दूरी दूसरी पहाड़ से निकल जाएगी या इमारत से निकल जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा दोनों पहाड़ों या इमारतों के बीच की दूरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, ये फिजिक्स से ही आया था। तो न्यूमेरिकल का काफ़ी है कि ध्यान में रह जाती है। तो यहाँ है कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को स्थिर रखा जाए लेकिन उसका वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है निकालना है, मतलब कि हमको यहाँ पर द्रव्यमान को स्थिर रख रहा है लेकिन
वेलोसिटी को दुगना कर रहा है, तो हमको काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला हमको पता है, हाफ इंटू क्या होता है, एम वी के स्क्वायर होता है हाफ इंटू एम वी के स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये कंडीशन हमारा 1 हो गया, और सेकंड कंडीशन में क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर ये हाफ इंटू एम को सेम रख रहा है, भी को क्या हो गया, दुगना कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के जो इसकी वैल्यू हो गई 1/2 एम और 2 दूनी 4 वी स्क्वायर। तो इसको कंपेरिजन करते हैं, तो एक टू कट गया, हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एम भी कट गया, वी स्क्वायर कट जाएगा। तो कहने के मतलब है काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर ये क्या हो गया, 4 गुना हो गया पहले का काइनेटिक एनर्जी 1 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वैसे भी हम देखते हैं कि जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी में, वी का स्क्वायर है, तो वी के दुगना करेगा तो दुगना के स्क्वायर 2 के करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये 4 गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ नेक्स्ट हमारा क्या है, एक माध्यम में एक ध्वनि की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और उसकी गति कितना है, 320 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ देखते हैं कि जो ध्वनि और ये हमारा जो तरंग से काफ़ी एक दो न्यूमेरिकल थे। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे कि एक ध्वनि में हमको तरंगदैर्घ्य निकालना है जिसकी आवृत्ति दिया हुआ है। तो भी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एन इंटू लेमडा होता है। तो हमारा यहाँ क्या है, भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे भी बराबर 320 बराबर एन की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना है, 840 दिया हुआ है, और लेमडा हमें निकालना है। तो यह इसको कैलकुलेट करेंगे, 320 हो गया बराबर 840 गुने ये लेमडा हो गया। ठीक है, ये हमारा 0 कट गया, इसका मतलब है कि कितना हो गया, 32/84 बराबर हमारा क्या हो गया, ये लेमडा हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 8 32, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 का 4। तो कहने का मतलब कि 8/21 मीटर क्या हो जाएगा, ये लेमडा की वैल्यू हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जो 2022 में जो 12 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, वो सेकंड शिफ्ट में हमारे शिफ्ट में जो पूछा था उसी को हम बारी बारी से सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो 3 न्यूमेरिकल जो पूछे गए थे फिजिक्स से, ये हम जो आपको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो क्या है कि हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन हाँ कि हमें पता है कि हाँ ये हमारा था इस तरह का ही। तो एक क्वेश्चन हमारा था कि गति के प्रथम समीकरण से था, तो ये था कि हमारा क्या होता है दोनों में रिलेशन, कहने का मतलब गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी होता है। दूसरा क्या होता है, वी एक्स वाई बराबर यू एक्स वाई प्लस 2as होता है। ठीक है, 2as होता है। उसी तरह तीसरा की बात करते हैं, तो एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी के होल स्क्वायर होता है। तो ये जो पूछ रहा था कि गति का जो प्रथम समीकरण होता है, ये दूसरा समीकरण हो गया, ये तीसरा समीकरण हो गया, उसमें किसके बीच में रिलेशन होता है। तो हम यह इसको के लिए क्या करेंगे, जो पहला है उसको धरेंगे और जो लास्ट है उसको धरेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, भी और टी, तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन को बताता है। तो ये हमारा उस समय का करेक्ट आंसर है कि अगर हमारा गति के प्रथम समीकरण में पूछे कि किसके बीच में संबंध दिखाता है, तो वहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ था डिस्टेंस टाइम या डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम, तो इस तरह करके पूछा था। तो क्या लेंगे, शुरू अंतिम को लेंगे, हमारा काम खत्म। उसी तरह इसका बात करते हैं कि गति के दूसरा समीकरण में किसके बीच में रिलेशन होता है, तो शुरू वाला के पकड़ेंगे तो शुरू वाला भी है, तो यहाँ भी लिख दिए, लास्ट वाला क्या एस है तो यहाँ एस लिख दिए। तो कहने वाले भी और एस के बीच में समीकरण को दिखाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भी और एस वेलोसिटी और ये हमारा डिस्टेंस हो गया। बात करते हैं गति का तीसरा समीकरण में, तो शुरू वाला क्या हो गया, एस हो गया, लास्ट वाला क्या हो गया, टी हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन हमें गति का तीसरा नियम से मिलता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल था, जो ज़्यादा डेप्थ में नहीं था, ऊपर ऊपर हमारा ही था, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि गति के समीकरण क्या होता है, वो गति के समीकरण में रिलेशन क्या होता है। तो ये क्या है, ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया है। अब उसी तरह हम देखते हैं केमिस्ट्री से क्वेश्चन था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से था। तो रदरफोर्ड में काफ़ी चीज़ें था, जो उसमें हमारा क्या था, अल्फा कण को सोने के पन्नी पर क्या होता है, प्रहार कराया जाता है, तो उससे रिलेटेड पूछे गए थे। तो आपको रदरफोर्ड, नील्स बोर, ये सारे आपको मॉडल को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, गैल्वेनाइजेशन से पूछा गया था कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु को यूज करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन हो गया, एनोडाइजिंग हो गया, तो इसमें और भी कई पार्किंसन होता है। तो आपको सभी तरह के इसको देखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसा चीज़ों को,
जो जंग से बचाने के लिए यूज करते हैं। तो ग्रेजुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, जेनेन का यूज करते हैं। उससे एनोडाइजिंग होता है जिसमें एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपको केमिस्ट्री को, आपको टॉपिक को पढ़ना है। उसी तरह हम देखते हैं यहाँ जो पूछा गया था, चार्ल्स का नियम पूछा गया था। मतलब केमिस्ट्री में हमें गैस ला जो होता है चैप्टर, उसमें 4-5 ला होता है, जिसमें बॉयस ला होता है, चार्ल्स ला होता है, गैलुसैक ला होता है, एवोगाड्रो ला होता है। तो ये सारे चीज़ों को आपको पढ़ना है कि इसमें क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जो चार्ल्स ला होता है उसमें भी प्रोपोर्शनल टी होता है। तो इसमें पूछा गया था कि वही कि इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, तो भी प्रोपोर्शनल टी हो गया। तो इसमें जो बच गया पी वी बराबर का होता है NRT होता है। तो ये तो कांस्टेंटे रहता है, आर तो कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ बच गया भी और टी तो यूजे हो गया। तो बचने वाला जी क्या हो गया, प्रेशर। मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रहते हैं चार्ल्स नियम में। उसी तरह यहाँ बॉयस ला होता है, तो उसी तरह एवोगाड्रो ला होता है। तो सबको आपको कंप्लीट करना है चैप्टर बाय चैप्टर। तो हम सब फिजिक्स को भी और केमिस्ट्री को टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो बनाएंगे सेप्टेम्बर 11 के लिए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बाकी अपने तरह से भी पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिटमस हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो लिटमस जो होता है हमको जो प्राप्त करते हैं लाइकेन से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गया, एसिड बेस और ये साल्ट से क्वेश्चन है। तो उसी में ये क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन थे। उसका समीकरण को संतुलित करने के लिए वो इक्वेशन बैलेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एग्जैक्ट हमें याद नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन था, तो लेकिन आपको इसको पढ़ के जानना है। जैसे मान लें कि हम यहाँ H2 लेते हैं, यहाँ O2 लेते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ H2O हो गया। तो इसको क्या है, इसको बैलेंस करना रहता है। बैलेंस का मतलब क्या है, तो बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो बाएं तरफ का जो हो गया वो हमारा, और जो दाएं तरफ के जो परमाणु की जो संख्या होगी, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो अभिकर्मक, इसको कहा जाता है, लेफ्ट साइड वाला को अभिकर्मक कहा जाता है, इसको उत्पाद कहा जाता है। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। तो इसको बराबर करना चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन कितना, 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, तो अब तो यहाँ हमारा 2 हो गया, लेकिन हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ भी लगा देंगे 2। तो क्या हो गया, 2H2O + O2 बराबर 2H2O × O। तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसी तरह का हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था अलग तरह का था, लेकिन हमारा बैलेंसिंग से क्वेश्चन दिया गया था। अब यहाँ देखते हैं कि खाना बनाने वाले बर्तन में हमारा बनाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि खाना बनाने वाले बर्तन को बनाने में कौन से पदार्थ का प्रयोग करेंगे या तत्व के यूज करेंगे, इस तरह क्वेश्चन था। तो वहाँ पर क्या था कि कोई एलवाई नहीं दिया था। जैसे वहाँ हम ऐसे तो खाना बनाने के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या बात है कि वहाँ जो क्वेश्चन में दिए कि गए थे पदार्थ ना देकर एलिमेंट पूछा था कि कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं। तो जैसे वहाँ दिया हुआ था पोटेशियम दिया था, वहाँ पर सोडियम दिया था, वहाँ पर इस तरह जैसे कोई कॉपर दिया था, कोई बेरियम मान लें कि बेरियम दिया है। तो इसमें हमको सेलेक्ट करना था कि कौन सा हम पदार्थ या एलिमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हम कर सकते हैं, इसको कर नहीं सकते, सोडियम कर नहीं सकते, बेरियम कर नहीं सकते, तो यहाँ पर कॉपर कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा कॉपर हुआ था। लेकिन ऐसे जनरली हम स्टेनलेस स्टील का ब्रेड कलाप में यूज करते हैं, क्योंकि हमारे भोजन के साथ वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन है कि धनात्मक और ऋणात्मक आयन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है। तो हमें बॉन्ड के बारे में क्या रासायनिक में पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से आपको पढ़ना चाहिए कि जो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जिसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट सहसंयोजक बॉन्ड होता है जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था आयनिक बॉन्ड के बारे में पूछा गया था कि धनात्मक और ऋणात्मक आयन के बीच के कौन सा बंधन बनता है। तो ये क्या बनता है, हमारा पर आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बंधन बनता है यहाँ पर। तो क्या, जैसे हमारा NaCl है, ठीक है, NaCl को जब वाटर में हम घोलते हैं H2O में, तो क्या बनाता है, ये Na+ और क्या बनाता है, Cl- बनाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस और माइनस के आयन के मिलने से बना होता है, तो इसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन के यौगिक का अध्ययन केमिस्ट्री की किस शाखा में करते हैं। तो ये हमारा क्या, वेरी सिंपल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं, जिसे कहा जाता है हिंदी में यौगति
जिसे कहा जाता है कार्बनिक रसायन कहा जाता है, कार्बनिक रसायन कहा जाता है, इसे कार्बनिक रसायन कहते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि कार्बनिक के यौगिक का अध्ययन केमिस्ट्री के कार्बनिक रसायन में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ को जो क्वेश्चन था कि गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के बल का नियम हमको देख चुके हैं कि क्या होता है। ये बराबर क्या होता है, हमारा जी ग्रेविटेशनल नियतांक होता है, जी इंटू M1 इंटू M2 बटे क्या होता है, R² होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। तो बल का बीमा, तो बीमा सूत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए M लिखते हैं, L लिखते हैं, T लिखते हैं। तो M जो होता है जो मास को डिनोट करता है, क्या करता है, मास को डिनोट करता है। L की बात करेंगे तो L होता है जो लेंथ को डिनोट करता है, और T जो होता है क्या होता है, टाइम को डिनोट करता है। तो हम यह देखें कि बल का जो मात्रक क्या होता है। सबसे पहले किसी का बीमा लिखने के लिए, बीमा सूत्र लिखने के लिए आपको मात्रक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मात्रक को पता होने के लिए आपको फार्मूला पता होना ज़रूरी है कि आप इसका फार्मूला क्या होता है बल का, और किसके साथ क्या फार्मूला होता है। तो बल को F से डिनोट करते हैं, A बराबर क्या होता है, M इंटू A होता है। ठीक है। तो M क्या हो गया, मास हो गया। मास का मात्रक क्या होता है, kg होता है, यहाँ लिख दिए kg। ठीक है, हो गया kg गुने M, इसका हो गया एक्सलेरेशन मैंने त्वरण हो गया। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ लिख दे मीटर प्रति सेकंड के होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब केजी के लिए हम क्या लिखेंगे, मास लिखते हैं मतलब M लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, M हो गया। और मीटर है मतलब लेंथ के लिए हो गया तो L हो गया, और सेकंड स्क्वायर नीचे है तो लिखेंगे इसको T-2। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा फोर्स है उसका बीमा सूत्र हो गया। बीमा सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। बाकी मास हो गया, लेंथ हो गया, और ये समय हो गया mL/T-2, इसका बीमीय सूत्र हो गया। उसी तरह आपको जो और भी जो चीज़ें हैं जैसे मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, और भी काइनेटिक एनर्जी हो गई, कोई चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारा क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ को आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। जब फार्मूला याद रहेगा तो उसका यूनिट तैयार हो जाएगा। जब यूनिट तैयार हो जाएगा तो आप बीमीय सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लाइट से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर होती है। कोई अगर किसी का आँख स्वस्थ है तो वो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, तो उसी को कहा जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वहीं आप बात करते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होती है, तो अधिकतम दूरी की बात करते हैं तो वो अनंत होती है। क्योंकि अगर कोई स्वस्थ आँख है तो वो उसकी देखने की कोई सीमा नहीं होती है, जितना दूर तक कि उसे वो स्पेस खाली मिले वो सारी चीज़ को देख सकता है, तो वो इन्फिनाइट होता है। जबकि जो न्यूनतम दूरी होती है जो 25 सेंटी तक ही देख सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आया था उस टाइम, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं उसके जो फिलामेंट होते हैं ना, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो जो होता है टंगस्टन का बना होता है। क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण में उसमें उस समय पूछा गया था कि क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमको पता है कि लॉस यहाँ क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो त्याग होती है ना, वो हमारा होता है ऑक्सीडेशन होता है। वही उल्टा कर देते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जो रिडक्शन होता है, मतलब अवकरण होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि अनुचुंबकीय पदार्थ से, ऑप्शन था कि इसमें से कौन से अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। क्या होता है, ये फेरोमैग्नेटिक होता है। ये जो होता है क्या है, डाईमैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक होता है। ठीक है। ये होता है क्या, पारामैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक होता है। तो हम ये देखते हैं कि लौह चुंबकीय क्या होता है। तो लौह चुंबकीय होता है तो क्या होता है, ये चुंबक के साथ शक्तिशाली आकर्षण को प्रदर्शित करते हैं। शक्तिशाली आकर्षण होता है इसमें, चुंबक के साथ बड़ा शक्तिशाली चुंबक अगर लाया जाए तो ये शक्तिशाली आकर्षण को प्रदर्शित करते हैं। वही अगर बात करते हैं कि अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय होती है जो शक्तिशाली चुंबक के साथ हल्का आकर्षण को प्रदर्शित करते हैं, हल्का
आकर्षण, इसमें क्या होता है, हल्का आकर्षण होता है, क्योंकि ये क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होती है। लेकिन अगर बात करते हैं प्रतिचुंबकीय मतलब डाईमैग्नेटिक, तो डाईमैग्नेटिक इंग्लिश नाम से ही हमको पता चलता है कि डाई मीन्स मर गया, तो मर गया तो ये कुछ नहीं हमारा चुंबक से रिएक्शन देगा, उल्टा क्या करेगा, ये रिएक्शन नहीं देगा, ये प्रतिकर्षण देगा। तो क्या होता है, अगर हम चुंबक को लाया जाए, अगर शक्तिशाली चुंबक अगर इसके साथ कोई आता है तो हल्का क्या है, ये हल्का प्रतिकर्षण करेगा, हल्का प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण माने क्या होता है, रिपल्स करेगा उसको। ये हमारा क्या है कि आकर्षण करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी ये क्या है, शक्तिशाली स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ये लाइट अट्रैक्ट करेगा, ये क्या है, ये लाइट क्या रिपल्स करेगा, रिफेल करेगा। तो यही हमारा तीनों में अंतर हो गया। अगर हम बात करते हैं कि तीनों का एग्जाम्पल क्या होता है, तो लौह चुंबक में क्या होता है, इसमें लोहा होता है, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, उसका बाद निकेल हो गया। तो ये जो तीन गो है एलिमेंट इसमें आते हैं, लौह चुंबकीय में आते हैं। वही अगर यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि जो हमारा अनुचुंबकीय होती है उसमें क्या क्या आते हैं। तो इसमें प्लेटिनम होता है, पीटी हो गया, उसके बाद क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, सोडियम होता है, ऑक्सीजन होता है, कैल्शियम होता है। तो ये सब अनुचुंबकीय में आते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं, बात करते हैं किसका, तो ये प्रतिचुंबकीय की अगर बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है बिस्माथ हो गया। जितना भी जो महंगा हमारा जो मेटल होता है सब इसी में आता है। किस में आता है, ये हमारा प्रतिचुंबकीय में होता है कि डायमैग्नेटिक मतलब कोई भी आकर्षण नहीं दिखाएगा, जहाँ तक कि प्रतिकर्षण ही दिखाएगा। तो क्या महंगा आइटम में क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। सोना को लिखते हैं ये सोना के एयू लिखते हैं, चांदी को क्या लिखते हैं, एजी लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कॉपर को क्या लिखते हैं, सीयू लिखते हैं। तो ये सब क्या होता है, महंगा आता है, जो सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर आ गया। उसी तरह ये इसमें नाइट्रोजन भी आते हैं और हाइड्रोजन भी आता है। तो इस सब एग्जाम्पल किसका है, ये हमारा एग्जाम्पल होता है ये प्रतिचुंबकीय का। तो इस तरह आपको देखना है कि जो हमारा चुंबकीय पदार्थ क्या क्या होते हैं उसको अच्छी तरह से के पूरा कंसेप्ट को क्लियर करके जाना है। अब हम यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ऋणात्मक होती है। तो हमेशा जो ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है वो, तो यहाँ पर फ्लोरीन आंसर होने वाला है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है ना, हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कांसा को किस से मिलकर बना होता है, कांसा किससे मिलकर बना होता है, ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है। तो ये जो बना होता है कॉपर प्लस क्या रहता है, एसएन रहता है। तो कॉपर प्लस एसएन को मिलने से ब्रॉन्ज बनता है। उसी तरह अगर बात करते हैं ब्रास की, BRASS, ब्रास मीन्स पीतल। तो पीतल किससे बना होता है, तो ये बनता है कॉपर प्लस जिंक से बना होता है। तो इसी तरह आपको जो ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, और भी हमारा एलॉय होता है, तो वो सारी चीज़ों को भी आपको देख कर जाना है और अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ऑटोमोबाइल को एयर बैग बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उस समय हमारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो उस समय जो ऑप्शन था, ऐसे तो हमारा ऑटोमोबाइल के एयर बैग बनाने के लिए हम लोग नायलॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नायलॉन का प्रयोग करते हैं। नायलॉन 66 का यूज करते हैं नायलॉन एयर बैग को बनाने के लिए। लेकिन वहाँ पर नायलॉन से रिलेटेड कोई ऑप्शन में था नहीं। तो यहाँ पर एक और जो चीज़ें होती है, जो सोडियम एजाइड क्या होता है, सोडियम, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो क्या था, सोडियम, सोडियम, सोडियम एजाइड होता है, जिसका जो फार्मूला होता है NaN3 होता है। तो सोडियम एजाइड का जो प्रयोग करते हैं ना, तो ये जो ऑटोमोबाइल का जो एयर बैग होता है उसको फुलाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो इसको बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, नायलॉन 66 का प्रयोग किया जाता है। तो बनाने के लिए किसका हो गया, तो ये हो गया नायलॉन 66 का यूज करते हैं। तो उस समय ऑप्शन में हमारा सोडियम एजाइड था। तो इससे रिलेटेड ही है, जो सभी को चीज़ों को इस्तेमाल करके ऑटोमोबाइल का एयर बैग बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर उस समय क्या था, सोडियम एजाइड था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल क्या होता है। हमारा क्या हो गया, फ्लेमिंग। जो फ्लेमिंग हमारे जो जो एक तरह से साइंटिस्ट थे, तो ये क्या दो नियम दिए थे। एक तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, एक था लेफ्ट हैंड रूल। तो दोनों जो रूल है वो दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन क्या है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों दोनों है जो अलग अलग चीज़ों को बताता है।
अगर यहाँ सबसे पहले हम बेसिक चीज़ समझते हैं तो इसको थंब कहा जाता है। ये हमारा क्या है, थंब है। सबसे ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, थंब हो गया, जिसे अंगूठा कहा जाता है। ये क्या हो गया, अंगूठा हो गया। ठीक है, ये अंगूठा हो गया। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसको फोर फिंगर कहते हैं। फोर फिंगर कहा जाता है। ये हमारा फोर फिंगर को हिंदी में कहा जाता है तर्जनी कहा जाता है। बात करते हैं इसका, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मिडिल फिंगर। ये हमारा क्या हो गया, मिडिल फिंगर होता है, जिसे कहा जाता है हिंदी में मध्यमा कहा जाता है, मध्यमा कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिंग फिंगर हो गया, और ये हमारा हो गया स्मॉल फिंगर हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ये जो रूल होता है फ्लेमिंग का, उसमें तीनों चीज़ का काम है। एक तो अंगूठा का काम हो गया, थंब का। दूसरा फोर फिंगर मतलब तर्जनी का काम हो गया। तीसरा हो गया मिडिल फिंगर का काम हो गया। चौथा रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर का कोई काम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो यहाँ लिखते हैं राइट। यहाँ उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि अंगूठा, तो अंगूठा हो गया, यहाँ पर लिखते हैं अंगूठा क्या डिनोट करता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, दूसरा हम लिखने वाले हैं तर्जनी। तर्जनी हमको क्या डिनोट करता है। और तीसरा लिख देते हैं मध्यमा, ये क्या डिनोट करता है। ठीक है, तो अंगूठा जो होता है हमेशा जो चालक जो होती है उसकी गति, चालक पर लगने वाले बल को डिनोट करता है। तो ये क्या होता है, बल को डिनोट करता है, किस पर, कोई चालक पर कितना बल लग रहा है उसको डिनोट करता है। तर्जनी की बात करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्या डायरेक्शन, किस दिशा में जा रहा है। अब मध्यमा की बात करते हैं तो ये धारा को डिनोट करता है कि धारा है जो किस दिशा में जा रहा है। तो जो तीनों जो अंगुली होती है ये सबको क्या रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं, समकोण पर रखते हैं एक दूसरे को। अलग अलग प्लेन में हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को समकोण रखने पर, अगर हम दायां हाथ की बात करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात करते हैं, और एक है कि लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। तो राइट हैंड रूल होता है जो क्या देता है कि करंट की दिशा बताता है, कि करंट की दिशा, अगर हमारा जो अंगूठा दाएं हाथ का है हाथ, उसकी तीन अंगुलियों को परपेंडिकुलर रखते हैं, तो यहाँ पर अंगूठा बल की दिशा बताएगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। तो तीसरा जो अंगुली हमारा मध्यमा है जो धारक की दिशा बताएगा। ये क्या होता है, धारक की दिशा किसमें बताता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में धारा की दिशा। उसी तरह अगर लेफ्ट हैंड रूल में चलते हैं तो वो क्या बताता है, वो बल की दिशा बताता है, मतलब एक तरह से बल की दिशा। तो बल की दिशा हमसे किससे मिलता है, तो चालक पर बल की दिशा हमको अंगूठा से मिलता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम बाएं हाथ को तर्जनी और मध्यमा अंगूठा को इस तरह परपेंडिकुलर रखते हैं कि तर्जनी हमारा चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है और मध्यमा धारा को डिनोट करता है, तो वहाँ पर अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा बताएगा। मतलब यहाँ लिखेंगे बल की दिशा, यहाँ लिखेंगे बल की दिशा को बताएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, राइट हैंड रूल में धारा की दिशा बताएगा। तो वो जो क्वेश्चन में जो पूछे गए थे कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में क्या बताता है, तो यही हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धारा को दिशा को बताता है। अब यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं कि खून है जो कैसा ऊतक है। तो जो खून होता है जो तरल संयोजी ऊतक होता है, क्या होता है, संयोजी तरल संयोजी ऊतक होता है। तो क्या होता है ये हमारा, तो ये जो पढ़ना है तरल संयोजी ऊतक हो गया, ये हमारा मेनली रूप से परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड होती है वो चैप्टर में पढ़ना है। तो जितने भी तंत्र होते हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी से, दो तीन चार, चार तो दो से तीन पूछे गए थे, और बाकी जो टॉपिक थे उससे पूछे गए थे। अब यहाँ देखते हैं कि अग्नाशय में कितने तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज होता है उसमें तीन तरह के एंजाइम होता है। बायोलॉजी में आप देखेंगे तो उसमें एंजाइम पढ़ना है, बाकी हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो एंजाइम होते हैं अग्नाशय में, इसका जो ट्रिक होता है LAT लट होता है। लट में क्या हो गया, इसमें L4 क्या होता है, लाइपेज होता है, ये होता है लाइपेज। ठीक है, एम एम A4 क्या होता है, एमाइलेज होता है, ये माइलेज, एमाइलेज होता है। और T4 क्या होता है, टाइलिन होता है, सॉरी। जो हमारा यह जो T4 होता है, L4 क्या हो गया, लाइपेज हो गया, हमारा A4 क्या हो गया, एमाइलेज हो गया। उसी तरह हमारा जो T4 होता है यहाँ पर ट्रिप्सिन होता है। तो क्या हो गया, ये हमारा ट्रिप्सिन, तो यहाँ लिखेंगे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन यहाँ पर लगाएंगे ट्रिप्सिन। इसको ठीक से हम लिखते हैं।
तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, ये हमारा ट्रिप्सिन हो गया। तो ये जो एंजाइम होते हैं सबका अलग अलग काम है। तो यहाँ हम देखेंगे कि लाइपेज का क्या काम है, उसके बाद हम देखेंगे कि माइलेज का क्या काम है और ट्रिप्सिन के क्या काम है। तो जो लाइपेज का जो मुख्य काम होता है ना, वसा का पाचन में सहायक होता है, वसा का पाचन करता है, उसको एक तरह से वसा के साथ हमारा क्या है, एक तरह से पचाने में सहायता करता है लाइपेज। उसी तरह हमारा जो माइलेज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं स्टार्च, तो उसको पाचन में सहायक होता है माइलेज। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन नाम से ही पता चलता है कि क्या करता होगा। ट्रिप्सिन मतलब प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक है, तो प्रोटीन के पाचन में हमारा जो सहायक होता है ट्रिप्सिन होता है। तो उसी तरह आपको और भी जो हमारा एंजाइम जितने तरह के होते हैं, आँत में कौन कौन से होते हैं, एक तरह से और भी हार्मोन्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट यहाँ हम देखते हैं कि आँखों की बीमारी कौन सी होती है। तो आँखों की बीमारी हो गई, तो हमारा क्या है कि उस वहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ था कि यहाँ पर मायोपिया दिया हुआ था। ऑप्शन में इस तरह होता है, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, यहाँ पर दिया था ग्लूकोमा हो गया, और भी ऑप्शन थे। तो यहाँ पर जो आँखों की जो मेन बीमारी होती है ग्लूकोमा होती है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर जो मेन हमारा जो आंसर हो जाएगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या है, वो हमारा कि दृष्टि दोष है, वो हमारा आँखों की क्या है, बीमारी नहीं है। तो जो हमारा ग्लूकोमा होती है, तो ग्लूकोमा हमारी जो क्या होती है, आँखों की बीमारी होती है ग्लूकोमा। तो हम यहाँ पर देख लिए कि जो बायोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चन देता है, उस तरह हम यहाँ देख लिए कि केमिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल तक का क्वेश्चन आता है। उसी तरह हम यहाँ पर फिजिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे, केमिस्ट्री का देखे। तो आपको इस तरह आपको एक तरह से आइडिया मिल गया होगा कि हमारा किस तरह तैयारी होनी चाहिए और कैसे हम तैयारी करें कि हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों ये था DRDO सेप्टम 10 के जो जनरल साइंस से के जो हमारा जो क्वेश्चन था, जो मेमोरी बेस, हमारा खुद का मेमोरी बेस, जो हमने खुद से जो क्वेश्चन को वहाँ पर जो बनाया था और देखा था, तो उसका ये यहाँ कंप्लीट एनालिसिस आप देख लिए हैं। तो हमने यहाँ पर सभी जो 3 चैप्टर हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें टॉप 10 हमने चैप्टर को भी डिस्कस किया है। तो सभी को ध्यान में रखकर आप तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, आपको ज़रूर ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।